पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। लगना चाहिए कि कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा ही ट्रंप की पॉलिसीज में लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कहा कुछ था और हुआ कुछ। समझने के लिए स्टोरी बनाते हैं। एक आम वोटर है यूएस का, जो सपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो सोच रहा है कि जो टैरिफ लगाया इंडिया पर 25%, कनाडा पर 35% एंड सो ऑन, बिल्कुल सही किया। ये वही देश है जो हमारी नौकरियां चुरा रहे थे, और ट्रंप जो है अब नौकरियां वापस लेकर आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स बढ़ेंगी, और ये लड़ाई जो है वो सच की लड़ाई है और ट्रंप का तो साथ देना ही चाहिए। फाइनली इनकी जो फैमिली लाइफ है वो बेटर हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बाय कोटिंग स्पेसिफिक डेटा, और कई डेटा तो ऐसे हैं जो खुद इनके ही थिंक टैंक्स ने बनाए हैं, और हर एक चीज ऐसी है, बिल्कुल लॉजिकल है। मतलब आपको कनेक्ट करके इस पूरी स्टोरी से सब कुछ पता लगने वाला है कि क्या चल रहा है अमेरिका में और क्यों ऐसा चल रहा है। मतलब यूएसए को आप डोमिनेंट इकोनॉमी मानते हैं, फिर ऐसी क्या इंटरनल वीकनेसेस हैं यूएसए में कि वो अभी तक की अपनी सारी डिप्लोमेसी के जो प्रिंसिपल्स थे सबको तार तार करके ऐसी पॉलिसी डिसीजंस ले रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर कहा गया था। अब नहीं कहा जा रहा है, अब तो कहा जा रहा है प्रॉब्लम का कारण यूएस है। उस समय सॉल्यूशन यूएसए ने प्रोवाइड किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए एक्चुअली डोमिनेंट इकोनॉमिक पोजीशन में आ गया था, जिसका कारण एक ज्योग्राफी भी था। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में लेट एंट्री किया था, तो कॉस्ट ऑफ वॉर भी कम थी, और मेजर भाई कहां हुई थी? यूरोप में। अब इनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया और कहा कि देखो डॉलर का इस्तेमाल करो। डॉलर की हेजेमनी हो गई, वर्चस्व हो गया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ये शिपिंग रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हुआ, तो इसके बाद जब यूएसए ने कहा कि देखो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आसानी से व्यापार करने की शर्तें बनाएंगे, आसानी से पैसा मिलेगा। अब इस आसानी के चक्कर में जैसे शिपिंग रेवोल्यूशन हुआ, तो यूएसए की खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का परसेंटेज था वो 1960 में अगर बताऊं 25% था, और 2023 में घटकर 10.8% हो गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? अल्टीमेटली उसकी इकोनॉमी अगर दूसरी इकोनॉमी से कनेक्ट कर रही थी तो ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे होंगे, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। कन्वेंशनल लॉजिक यही कह रहा है, लेकिन अंदर का डेटा कुछ और कह रहा है। क्यों? अरे ग्लोबल शिपिंग आसान हुई, और आपका जो टैरिफ के जो बैरियर्स थे, इंपोर्ट टैक्स के बैरियर्स थे या ट्रेड बैरियर्स थे, वो आसान हो गए। अब आसान हो गए तो इस चक्कर में कई सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी अमेरिका की, वो भी शिप हो गई। मतलब अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि जब भाई वहां से भी हम बनाकर सस्ते में यहां पर आसानी से ला सकते हैं, तो क्यों ना बाहर ही बनाएं। मैक्सिको में बना लेते हैं, दूसरे देशों में बना लेते हैं, और 1979 ऑनवर्ड, स्पेशली 1980s ऑनवर्ड, फिर तो चाइना में बना लेते हैं। तो यानी कि भाई इस टैरिफ के डिक्रीज होने से, ग्लोबलाइजेशन के पुश होने से कुछ सेक्टर्स तो हैं यूएसए के, उनको बम्प मिला, जैसे कि फाइनेंस, बैंकिंग। लेकिन जो तार तार हुए वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हुई। एक्चुअली सीधा सा रूल है भाई, आपको कॉम्पिटिटिव रहना होगा। अगर आप सस्ता नहीं बनाएंगे और अच्छा नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया वहां पर बनाएगी या वहीं से लेगी जहां पर सस्ता है। तो यूएसए को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस पर फोकस करने की जरूरत थी। सन 2000 से अगर मैं अभी तक का डेटा बताऊं तो करीब 50 लाख जॉब्स ऐसी हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो चली गई हैं, लॉस हो गई हैं। अब इसके दो कारण, एक तो देखो ऑटोमेशन भी हो सकता है, भाई मशीन्स, रोबोट्स जो काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चर का, तो भाई अब आपको लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन यहां पर ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन का कहना है कि नहीं, केवल ऑटोमेशन नहीं, इसमें बड़ा जो रीजन है वो ट्रेड है। यानी कि जो ट्रेड पॉलिसीज यूएसए ने सेट करी, जिससे कि डेवलपिंग नेशन से व्यापार करना आसान हो जाए। मतलब आप अगर हमें सामान बेचना चाहते हैं, चलो भाई टैरिफ बहुत कम रखेंगे, आप हमारे पर टैरिफ हाई रख लो। तो ये जो शर्तें थी, इन शर्तों का यूएसए को नुकसान हुआ, ऐसा इनका कहना है। अब भाई ट्रंप इसी बेसिस पर अपनी पॉलिसी बता रहे हैं। अब आप कहेंगे लेकिन यूएसए इतना शरीफ तो नहीं लगता सर, ऐसा करा क्यों? कारण यह है कि अगर हम टैरिफ लगा भी रहे हैं उनके प्रोडक्ट पर, तो यूएसए को पता है ना, इन डेवलपिंग नेशन की तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम है। अल्टीमेटली इनको गुड्स कौन से खरीदना है? यूएसए के। सर्विसेज कौन से लेनी है? यूएसए के। तो यूएसए इतने स्केल पर बेचेगा कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ये रीजन थी। लेकिन इनका जो प्राइमरी सेक्टर है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको सीवियर हिट हुआ। यानी कि यूएसए इंपोर्ट करने लगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, और यहां पर डेफिसिट देखिए कितना बड़ा है, $16.6 बिलियन। 2023 का डेटा ये बता रहा है। और इसका मतलब है कि आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए,
तो अगर मैं कहूं क्या यूएस से एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो क्या वो सेल्फ सफिशिएंट है फूड में? आंसर इज नो, क्योंकि अपने फूड का एक बड़ा बड़ा पार्ट वो इंपोर्ट ही कर रहा है। तो वही फ्यूचर में अगर आज अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके वो दूसरों पर प्रेशर बना रहा है, तो कहीं दूसरे इकट्ठे हो गए तो फ्यूचर में कहीं यूएसए पर प्रेशर ना बना दे। सर्विस फाइनेंस सेक्टर को बूस्ट मिला, लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी यानी कि इसकी जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, वो 2008 में उजागर हो गई। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो 500 से ज्यादा बैंक्स तो ध्वस्त हो गए, मतलब खत्म ही हो गए। कहीं को तो इन्होंने बचाया है बेल आउट पैकेज देकर। तो पता लग गया कि यार सर्विस सेक्टर जो है वो वॉलेटाइल है, मैन्युफैक्चरिंग बेस तुम्हारा श्रिंक हो गया और तुम्हारी इंपोर्ट डिपेंडेंट प्राइमरी सेक्टर हो गया, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। 3 मेजर प्रॉब्लम है जो ट्रंप ने आइडेंटिफाई करी। अब यूएस की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसान नहीं है। ट्रंप का कहना है कि अच्छे दिन ... आप सब समझते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं टैरिफ पॉलिसी लगा रहा हूं, पनिश कर रहा हूं इनको, तो अल्टीमेटली सब लाइन में आएंगे, फेवरेबल कंडीशन पर हमारे साथ ट्रेड करेंगे और अच्छे दिन, समझ रहे हैं आप। नाउ अब जरा मैं कॉम्प्लेक्स पिक्चर को समझाने के लिए 2024-25 का डेटा लेता हूं, क्योंकि 25-26 तो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। यूएस ने इंपोर्ट किया $4.1 ट्रिलियन वर्थ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे ज्यादा देखिए कहां से करी, मैक्सिको, क्योंकि भाई मैक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग चीप है, तो यूएस के इन्वेस्टर्स ने ही मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना शिफ्ट किया हुआ है मैक्सिको में। सेकंड नंबर पे चाइना, $462.62 बिलियन। अच्छा, एक और बात है, कितनी सारी चाइनीज की कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है मैक्सिको के साथ कि चलो यार वहां पर हम कुछ शेयर रख लेंगे अपना, आप भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाएं। और ऐसे में कनाडा, यूएसए और मैक्सिको का ना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका फायदा चाइनीज कंपनियां भी लेती आई हैं। तो यूएसए इस बात पर भी नाराज रहा, अच्छा तुम बैकडोर में मतलब हमसे ही पैसा कमा रहे हो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जॉब जा रही है, ये भी नाराजगी है। कनाडा थर्ड नंबर पर $421.21 बिलियन। जर्मनी और जापान भी है। इंडिया $91.23 बिलियन, इतना वर्थ उसने हमसे इंपोर्ट किया है, साउथ कोरिया, ताइवान से भी। लेकिन मुद्दा ये है कि जो ट्रंप बता रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाकर इन कंट्रीज को पनिश कर रहा हूं, क्या वाकई कंट्रीज को पनिश कर रहे हैं? जरा देखना, चाइना से क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं, हाउस होल्ड गुड्स लेते हैं। मैक्सिको से इंपोर्ट करते हैं पैसेंजर कार्स, ऑटोमोबाइल पार्ट। कनाडा से लेते हैं एनर्जी प्रोडक्ट्स। इंडिया से फार्मास्यूटिकल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, डेटा बता रहा है कि जितने भी टोटल यूएसए में प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन बिके लास्ट ईयर, उसमें से 40% वो हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं। और इनसे लगभग यूएसए के हेल्थ केयर सेक्टर ने $220 बिलियन बचाया है, क्योंकि भाई हम जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं ना, नॉन पेटेंटेड मेडिसिन जिनका पेटेंट एक्सपायर हो गया है, तो भाई हम कॉस्ट इफेक्टिव उन्हें हेल्थ केयर सोल्यूशन दे रहे हैं। और अगर इन्होंने 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी लगाया है और अभी रिपोर्ट आई है, उनका कहना है कि अब मैं फर्दर बढ़ाऊंगा, तो भाई साहब आप अगर यहां से फार्मास्यूटिकल जाएगा महंगा, मतलब आप उस पर टैरिफ लगाएंगे, तो अल्टीमेट बर्डन आपके कंज्यूमर पर होगा, क्योंकि इंपोर्ट टैक्स देता कौन है? इंपोर्टर देता है। तो जो भी आपके यहाँ इंपोर्ट कर रहा है वो इंडिया के जो मेडिसिन हैं उसको महंगी खरीदेगा। तो जो बेचारा बीमार आदमी यूएस में जा रहा है खरीदने इंडिया की मेडिसिन, वो और महंगी खरीदेगा। अब ये बता दो, जेनरिक मेडिसिन में और जो आपकी कंपनी की मेडिसिन हैं, वो कंपनी की मेडिसिन जिनका पास पेटेंट है, ये बताइए, आप खुद ही बताइए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ह्यूज गैप है कि नहीं प्राइस में? अरे ह्यूज गैप है। जैसे कि आप इकोस्प्रिन जैसे एक मेडिसिन है, आप लेंगे, हो सकता है 200 प्लस का आपको टैबलेट मिले, मतलब जो स्ट्रिप मिले, और वो आप अगर जेनरिक में ले लेंगे तो हो सकता है 18 रुपए मिल जाए। इतना गैप है। तो कहने का मतलब है भाई, हमारा फार्मास्यूटिकल अगर प्रोडक्ट महंगा हुआ तो भी कोई चॉइस नहीं है, जिसको जेनरिक लेना है, सस्ता लेना है, वो वही लेगा, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इज सो हाई। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ट्रंप साहब को गालियां मिलने वाली हैं हेल्थ सेक्टर से? और भी कारण है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। साउथ कोरिया, ताइवान से सेमीकंडक्टर्स 40%, ये जो मैं आपको बताया अभी 220 बिलियन। नाउ फोन और टीवीज ये कहां से आ रहे हैं? ताइवान से, साउथ कोरिया से, चाइना से। तो अल्टीमेटली पूरा जो सप्लाई चेन है यूएसए का, वो तो कनेक्टेड इन्हीं देशों के साथ है। इन पर टैरिफ लगाएंगे तो अपने ही घर में जो सामान आ रहा है अमेरिकन कंज्यूमर्स के, वो महंगा आएगा। अब इन्होंने कहा जैसे कि अब मेड इन अमेरिका बनाएंगे। क्या वाकई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होने वाला है? जैसे फोर्ड का एक मॉडल है F-150, तो अब वो मान लीजिए बनने लग रहा है वहां पर, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? एल्यूमिनियम चाहिए। वो आप कनाडा से ले रहे हैं, उस पर आपने टैरिफ लगा दिया, तो भाई साहब वो तो महंगी हो गई एल्यूमिनियम।
फिर आपने कहा कि नहीं नहीं हम घर में बनाएंगे, लेकिन सर्किट बोर्ड जो आएगा वो ताइवान से आएगा, उस पर आपने टैरिफ लगाया, वो महंगा हो गया। तो मुझे बताइए कि जो इंपोर्ट कर रहा है कर कौन रहा है? ये तो आपकी कंपनी फोर्ड कर रही है इंपोर्ट, और उसके लिए इंपोर्ट महंगा हो रहा है। तो एक तरीके से आपने अपनी ही कंपनी पर आर्थिक बोझ डाल दिया, अपने ही कंज्यूमर के लिए। अब आपने फोर्ड 150 जो घर में बनाना चाह रहे थे वो महंगी कर दिया आपने। और ये बात, ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस खुद रिपब्लिकन सीनेटर दे रहे हैं। अगर मैं डेमोक्रेट का एग्जांपल दूं तो डेमोक्रेट तो कहेंगे आपकी यार वो तो पॉलिटिशियन है अपोजिट पार्टी के, तो क्रिटिसाइज करेंगे। अरे रिपब्लिकन कह रहे हैं, रिपब्लिकन का कहना है कि टैरिफ जो है वो एक तरीके से आपके घर के लोगों पर टैक्स है और कुछ नहीं है टैरिफ। ये क्या पनिश कर रहे हो आप? क्योंकि अल्टीमेटली इतनी ज्यादा डीपली इंटरलिंक्ड है हमारी इकोनॉमीज कि वो सामान अभी वहीं से ही आएगा, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है नहीं ना। फाइनल प्रोडक्ट का इंपैक्ट तो कंज्यूमर पे ही पड़ेगा। और इस बात को रियलाइज अब ग्रेजुअली अमेरिकन कंज्यूमर्स करेंगे, और जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल टर्मोइल यूएसए में होना है। और फिर क्या होगा वो भी आगे बताऊंगा। अप्रैल्स देखिए, जैसे इनके सर्वे का कहना है करीब 38% कपड़े महंगे हो गए हैं यूएसए में, अभी की बात चल रही है ये। आईएमएफ का खुद का कहना है कि ट्रंप तुम गलत कर रहे हो, ये जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स आप ले रहे हो ये डिस्ट्रॉय कर देंगे प्रोस्पेरिटी को, वर्ल्ड इकोनॉमी की, ये रिसेशन की तरफ लेकर जाएंगे दुनिया को। और इसी वजह से आपने देखा होगा इंडियन पीएम का जो लास्ट बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि आर्थिक संकट जो है वी कैन एक्सपेक्ट, एंड दैट इज वाई वी नीड टू फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता पर फोकस करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। पता नहीं कि ट्रंप कब तक ये जंग को जारी रखेंगे। और ये जो काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, इनका तो कहना है कि देखो जी, लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि लेदर, उसमें यूएस जो है कंपीट कर नहीं सकता। आप हम पर इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे, क्या किस लिए लगा रहे हैं? कि आप लेदर प्रोडक्ट्स खुद बना लेंगे? बना के देखिए, उसमें मैन्युफैक्चरिंग आप कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं क्या? अगर आपने वहां पर लेदर प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश भी करी तो इतने महंगे होंगे कि अमेरिकन जो कस्टमर है वो कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा, प्रेशर बनाएगा कि इंडिया से ही लिया जाए। नाउ सोशल स्पेंडिंग, अब देखिए किसी भी देश की प्रायोरिटी क्या है वो इस बात से पता लगती है कि तुम बजट में क्या चीज बढ़ा रहे हो, क्या चीज घटा रहे हो, और वहीं से कनेक्ट होता है तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। जरा इनके बजट में देखिए, इन्होंने जो नॉन डिफेंस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसको डिक्रीज किया है। आसान भाषा में भाई साहब, डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी उसके बजट पर तो ध्यान दिया है, लेकिन हेल्थ के बजट को घटाया है। मतलब इनका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस का जो बजट है 26% घटा दिया। मतलब क्या? मतलब अमेरिकन पब्लिक के लिए हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी नहीं है क्या? सीडीसी, ये वो एजेंसी है जिसमें तो बजट आपको बढ़ाना चाहिए था, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक, जिससे कि फ्यूचर की जो डिजीज हैं वो अमेरिकन लोगों तक ना पहुंचे और दुनिया को भी फायदा हो अगर ये कुछ बेटर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन 44% घटा दिया है, और इसका मतलब पता है क्या है? $9.2 बिलियन से इसका बजट घटाकर $5.2 बिलियन कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसका बजट 40% घटा दिया, और इसका इंपैक्ट समझ रहे हैं कि जो आपको पैरामेडिक्स, नर्सेस, ये स्टाफ चाहिए होता है, मतलब जो फाउंडेशन होता है किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम की, अब उनकी ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च जो है कम हो गया। तो अल्टीमेटली फ्यूचर, मतलब ट्रंप तो निकल जाएंगे तब तक, लेकिन फ्यूचर जो है वहां पर हेल्थ पे एक सीवियर चैलेंज आने वाला है यूएसए में। माइग्रेशन पॉलिसी, अब इनका कहना था कि अल्टीमेटली हम मास रेड्स करेंगे, इमिग्रेंट्स को भगाएंगे, लेकिन जरा इस पे भी एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, किसी भी देश का सोवरेनिटी है भाई, हक है कि भाई इलीगल इमिग्रेशन को आप काउंटर करें, लेकिन आप ये देखिए इनके यहाँ शॉर्टेज है लगभग 5 लाख वर्कर्स की, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें स्पेसिफिक सेक्टर्स में। और कंस्ट्रक्शन में अगर टोटल वर्कर्स की बात करें तो 4 में से 1 वर्कर इमिग्रेंट है। कैलिफोर्निया, टेक्सास में ये नंबर करीब 40% है। तो यानी कि यहां पर कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर्स में 40% तो इमिग्रेंट ही हैं। और अगर आपने इनको मास रेड करके भगा दिया कि आप जाइए अपने देश, तो भाई साहब आपके इन सेक्टर्स में काम कौन करेगा? और ये तब है, मैं शॉर्टेज बता रहा हूं कि देखिए शॉर्टेज है 5 लाख की, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने सारी जॉब्स कब्जा ली हैं, तो शॉर्टेज क्यों होती? तो जो सेमी स्किल्ड अमेरिकन हैं वो जॉब कर सकते हैं, लेकिन तब भी कमी पड़ रही है, उस कमी को पूरा कर रहे हैं इमिग्रेंट्स। तो इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में 25% वर्कफोर्स इमिग्रेंट्स की है। और इनका सर्वे देखिए क्या कह रहा है, जो पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इनका कहना है कि 1.2% ऑफ जीडीपी, मतलब इतना तक नुकसान होगा अगर ये मास रेड और इमिग्रेंट्स को भगाने वाली पॉलिसी चलाते रहे। क्रॉनी कैपिटलिज्म, इसके लिए तो ट्रंप फेमस है, मतलब कुछ अपने साथियों को एडमिनिस्ट्रेशन में बैठाना है और पॉलिसीज को उनके अनुसार बनाना है, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज का मॉरल डाउन होगा। और अल्टीमेटली जिन फंडामेंटल्स पर अमेरिका टिका हुआ है, फ्री मार्केट, इनोवेशन, वो सब तो खत्म हो जाएगा भाई। जैसे ये एसईसी
मतलब जैसे हमारे यहाँ सेबी है ना, ऐसे इनके यहाँ एसएससी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ऐसे ही फेडरल ट्रेड कमीशन। तो पहले ये माना जाता था कि ऑटोनोमस एजेंसीज है, लेकिन आजकल रिपोर्ट्स हैं कि दे आर बीइंग पॉलिटिसाइज्ड, दे आर बीइंग रनिंग अंडर व्हाइट हाउस, और ये अपने आप में सेवियर है। कारण क्या है? क्योंकि सेलेक्टिवली अब डिसीजन ले रहे हैं। कुछ कंपनीज जो क्लोज हैं ट्रंप के, जिन्होंने पैसा दिया है या पैसा दे रहे होंगे, उनको फेवर कर रहे हैं, और बाकियों के खिलाफ एक्शंस, तो अल्टीमेटली सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहे हैं, और अल्टीमेटली नेगेटिव इंपैक्ट होगा इसका बिजनेस एनवायरमेंट पर। नाउ सॉवरेन वेल्थ फंड, ये इस आइडिया से क्या कह रहे हैं? तो एक्चुअली सॉवरेन वेल्थ फंड होता क्या है? जिन देशों के पास बजट में सरप्लस होता है, तो इस फंड को ना वो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट कंपनीज में। जैसे आपने सुना होगा कि जो दुनिया की बिग टेक कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या फिर अमेजन है, तो सुना होगा कि कहीं दुबई के और अरब देशों के जो शेख हैं, उनका पैसा इसमें लगा हुआ है। सुना आपने? इन देशों का भी पैसा कहीं ये बिग टेक कंपनीज में लगा हुआ है, क्योंकि इनके पास सॉवरेन वेल्थ फंड, ये इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब यूएसए में इनका कहना है ट्रंप का, हम भी भाई सॉवरेन वेल्थ फंड बनाकर और हम इन्वेस्ट करेंगे कुछ प्राइवेट कंपनीज में। लेकिन आप किन प्राइवेट कंपनीज में करेंगे? तो जरा इनकी रिपोर्ट देखिए। इनका कहना है कि देखो, जो कंपनीज ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ बिजनेस में हैं, तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से सरकार सॉवरेन वेल्थ फंड के नाम पर देश के लोगों का ही पैसा सेलेक्टिवली, अपनी जो कंपनी पैसा चाह रही, भाई इन्वेस्टमेंट कौन नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट से कंपनी ग्रो कर सकती है, तो आप सेलेक्टिवली उन कंपनीज में करेंगे जो गुड टर्म्स में ट्रंप के साथ, और जो बाकी कंपनीज हैं जो इनोवेशन पर एफर्ट कर रही हैं, जो अगर उनको फंडिंग का कुछ पार्ट मिल जाता तो वो बेटर कर जाती, ये तो उन प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि नहीं? तो फ्री मार्केट जो सिस्टम है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है, ये तो उसके खिलाफ है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट इनोवेशन पर भी हो सकता है फ्यूचर में। फिर आता है शेड्यूल एफ। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अब उनको कभी भी फायर किया जा सकता है, और आरोप यह है अब इस एडमिनिस्ट्रेशन पर कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं ऐसे फायरिंग में, यानी कि जानबूझकर उन ब्यूरोक्रेट्स को फायर कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स इम्पार्शल वे में काम करना चाहते हैं, जो ट्रंप की गलती को गलती बताना चाहते हैं। वो मानते हैं कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन पर लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो ये जो उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से, कैंपेन से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल लॉयलिस्ट्स को वहाँ पर बैठा रहे हैं। और अगर ऐसा बैठाते हैं तो इससे पहले भी यूएस में ये हो चुका है। मैं बात करूँ 1800s की, तो उस समय पर अलग से लॉ लाया गया था, पेंडल्टन एक्ट 1883, और इस सिस्टम को एंड किया गया था कि भाई पॉलिटिकल लॉयलिस्ट को आप एडमिनिस्ट्रेशन में मत बैठाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स होने चाहिए। जैसे कि आप समझ लो, आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करते हो, फिर जाकर आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईआरएस एक्सेट्रा। अब वन फाइन डे आपको पता लगता है कि अब आपकी टॉप पोजीशंस पर, आपको तो कभी भी टाटा बाय बाय कर देंगे, और टॉप पोजीशंस पर किसी कैंपेन मैनेजर को ले आए हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी का है। भाई साहब, उस कैंपेन मैनेजर को हो सकता है कि पॉलिटिकल कैंपेन करना अच्छा आता हो, नारे बनाना, खर्चा करना, ये सब आता हो, लेकिन जिला चलाना थोड़ना आ जाएगा। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, वो सीजन ट्रेनिंग चाहिए, वो चैलेंजेस चाहिए जो उसने, उस एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी सर्विस में झेले, उसको पता है कैसे सॉल्यूशन निकालना है। तो इनका नो हाउ पॉलिटिकल लॉयलिस्ट को कैसे हो जाएगा एकदम से? तो इसी वजह से ये एक्ट उस समय प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था, लेकिन इस समय तो इस एक्ट को ही सरपास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डाउनफॉल किसी लीडर का इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि इससे पास्ट में पता लगा है कि देखो, अगर इन टैरिफ से अल्टीमेटली इंपोर्ट जो है वो महंगा हो रहा है, जिसका फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो अमेरिकन कंज्यूमर के घर में जा रहा है, वो महंगा हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इससे इकोनॉमिक क्राइसिस अगर बढ़ा तो सिचुएशन बिगड़ेगी? मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बोनस आर्मी का। अब बोनस आर्मी है क्या? ये एक्चुअली वेटरन्स थे जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे। उनको वादा किया गया था कि आपको ना अलग से हम बोनस देंगे, क्योंकि आपने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा है। इनको कहा गया कि आपको ना एक्चुअली 1945 में देंगे जाकर। इन्होंने कहा कि भाई 1932 में इन्होंने कहा हमारे हालात अभी खराब है, हमें अब चाहिए पैसा, आप हमें दो। तो ये सब इकट्ठे होकर वॉशिंगटन डीसी चले गए, कैपिटल चले गए। अब थोड़ा अगर इंटरलिंक आप कहीं करने लग जाएं तो वो कोइंसिडेंटल होगा, ठीक है? मतलब इन्होंने कैपिटल को घेर लिया और बैठ गए। फिर इनके समझ में आया कि यार, मतलब हमें तो हल्के में ले रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। तो इन्होंने वहां पर अपने तंबू बना लिए, मतलब इट्स लाइक कि शेंटीज बना ली। जैसे कुछ टाइम पहले कहीं और भी हुआ था कि कैपिटल को घेरने की कोशिश की गई थी कुछ लोगों ने, है कि नहीं? तो ऐसा ही इन्होंने कर लिया था वॉर वेटरन्स ने। अब उस समय के जो प्रेसिडेंट थे हूवर, उन्होंने जनरल को कहा कि इन पे एक्शन लो, क्योंकि 43,000 लोग इकट्ठे हो गए थे वॉशिंगटन डीसी के आसपास। फिर क्या था, इनके खिलाफ जो है उन्होंने टैंक उतार दिए, आपके लाठी चार्ज हुआ, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। तो मतलब जिन लोगों ने
अपने कोई अपंग हो गया, किसी ने मतलब डिफरेंटली एबल्ड हो गया, कोई अपने घर के लोगों को खो चुका है, और वो लोग अपना बोनस मांग रहे हैं, जो कि आपकी सरकार ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था। कुछ नहीं मांगनी थी, वो तो प्रॉमिस था, पहले से प्रॉमिस था, वो बस इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो इन्होंने भाई उन पे हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया, मारना पीटना, टैंक चला दिया वो जो जगह थी सब जगह आग लगा दी। उसके बाद जो है पब्लिक में एक ऐसा रेज आया, क्योंकि पब्लिक भी उस इकोनॉमिक टर्मोइल से ग्रस्त थी, तो पब्लिक को लगा कि जो भी अपनी आवाज उठाएगा ये हाल करेंगे उसका। उसके बाद क्या था, मतलब फाइनली इलेक्शन हुए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो नए राष्ट्रपति बने, तो एक ब्रेकिंग पॉइंट था। तो यानी कि कई बार पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा होता है, अगर आप शॉर्ट साइटेडनेस में आप एक्शंस लेते हैं, लॉन्ग आप नहीं देखते कि गोल क्या है और क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। खैर, ये देखिए पॉलिटिशियंस इन्हीं के कह रहे हैं कि हिट अमेरिकन्स इन देयर वॉलेट्स, सीधा टैरिफ से इन्हीं को नुकसान होगा, इकोनॉमिकली शॉर्ट साइटेडनेस है ये रिपब्लिकन देखिए क्या कह रहे हैं कि टैरिफ क्या है, ये तो टैक्सेस हैं, इन्हीं के खुद ट्रंप की पार्टी के लोग कह रहे हैं। जियोपॉलिटिकल फॉलआउट तो समझ लीजिए कोर है, जो हो ही रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर सोचिए जर्मनी जो नेटो का मेंबर है वो कह रहा है वी कैन नॉट रिलाय ऑन यूएसए's गुडविल नाउ। फ्रांस कह रहा है वी शुड स्टॉप टोइंग द पॉलिसी ऑफ यूएसए। कहने का मतलब है कि जो आपके नेटो के पार्टनर है वही कह रहे हैं कि यूएसए के हिसाब से अब नहीं चलना होगा, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी खुद बनाएंगे यूरोप की। डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड तो ऑलरेडी चल ही रहा है, जैसे कि आप जानते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, रूबल एंड रूपी में ट्रेड, यूएई के साथ भी हम रूपी में ट्रेड कर रहे हैं ऑयल के लिए। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पता लग गया कि डॉलर को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे रशिया के $300 बिलियन प्लस रशियन एसेट्स को फ्रीज कर दिया यूएसए ने अपने आप यूनिलैटरली। ईरान के एसेट्स को ही ऐसे फ्रीज कर दिया। ईरान में लोग परेशान हैं, गरीबी, भुखमरी, इन्फ्लेशन, लेकिन ईरान के जो एसेट्स, ईरान ने सोचा था अरे भाई ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है रूल्स पे चलता है, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, यूएसए में पैसे रखे हुए हैं, इन्होंने भी डॉलर्स में पैसे रखे हुए हैं, इन्होंने फ्रीज कर दिए उन बैंक्स को जिन बैंक्स पर इनका प्रभुत्व है। तो अल्टीमेटली पता लग गया कि भाई इसका तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ब्रिक्स कंट्रीज ने ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन की आवाज उठानी स्टार्ट करी दी है। इस बार ब्रिक्स करेंसी की बात की गई थी, बट इंडिया उसके फेवर में नहीं था, क्योंकि चाइना उसका ज्यादा एडवांटेज ले सकता है। बट द पॉइंट इज, यहां पर यूएसए की जो हेजेमनी है डॉलर बेस्ड, उसको तो चैलेंज मिल ही रहा है, राइट। यूएई, ब्रिक्स, सऊदी, सोचिए सऊदी तो मिडिल ईस्ट में पिलर ऑफ यूएसए है, लेकिन अगर वो भी डॉलर के अलावा दूसरे करेंसीज में ट्रेड कर रहा है, जैसे चाइना के साथ युआन में ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई जो तुम्हारे पिलर्स थे ना, अब वो तुम्हारे पिलर रहे नहीं, और बिना पिलर के कोई इमारत टिक नहीं पाती। यही है कंक्लूजन।